गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भू संचलन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कि भू संचलन होता क्या है, इसमें जो अंतर्जात बल हैं या बहिर्जात बल हैं वो क्या क्या होते हैं, उसका संचलन कैसे होता है और उसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो किस प्रकार के होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भू संचलन होता क्या है। तो भू संचलन जो पृथ्वी के आंतरिक बलों या बहिर्जात बलों के कारण से, किसी भी कारण से पृथ्वी के जो ऊपरी भाग हैं, क्रस्ट वाले भाग हैं, उसमें मूवमेंट होता है या संचलन होता है तो उसको भू संचलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये भू संचलन मुख्य रूप से दो बलों द्वारा होता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। बहिर्जात बल और अंतर्जात बल, इसमें दो बलों के द्वारा होता है। जो बहिर्जात बल होते हैं वो बाहरी पृथ्वी के ऊपर वाले जो बल होते हैं, जैसे नदी के द्वारा हुआ, पवन के द्वारा हुआ, जो सागरी तरंगे हैं उसके द्वारा हुआ या भूमिगत जल के द्वारा हुआ, इन सब जो बाहरी पृथ्वी के ऊपर के जो बल हैं या शक्तियाँ हैं उसके द्वारा जो उसमें परिवर्तन आते हैं स्थल रूपों में, तो उसको बहिर्जात बल कहते हैं। और जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है, जैसे ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ या जो प्लेटों के संचलन होता है, उसके वजह से भी जो भी पृथ्वी के ऊपर जो संचलन होता है उसको अंतर्जात बल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इसको दो भागों में, भू संचलन को दो शक्तियों के आधार पर या बलों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बहिर्जात बल और दूसरा अंतर्जात बल। तो बहिर्जात बल जिसे हम लोग अभी देखे हैं कि इसको बहिर्जात बल को समतल संस्थापक बल की संज्ञा देते हैं। समतल संस्थापक बल, ठीक है, क्योंकि इस बल के द्वारा जो भी पृथ्वी के ऊपरी भाग में उच्चावच हैं, ऊपर जो चीज़ें हैं उसको समतल करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे पर्वत हुआ, पठार हुआ, इसको या ऊंचे भाग हैं उसको हमेशा पवन के द्वारा या जल के प्रक्रिया, जलीय भागों द्वारा या हिमानी के द्वारा काट छांट करके धीरे धीरे प्लेन करने का प्रयास करता है। इसलिए जो बहिर्जात बल है उसको समतल संस्थापक बल का नाम देते हैं। ठीक है, तो समतल संस्थापक बल मुख्य रूप से दो रूपों में कार्य करता है, एक अपक्षयन के रूप में काम करता है, दूसरा अपर्दन के रूप में। तो जो अपक्षयन होता है, कोई भी चट्टान है वहाँ पे तोड़ फोड़ के या किसी भी क्रिया द्वारा वहीं पे काट छाट कर वहीं पे इसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो तोड़ फोड़ के वहीं पे रख देता है, तो उसको अपक्षयन की संज्ञा देते हैं। या इसके द्वारा रासायनिक क्रिया भी होती है, रासायनिक क्रिया के कारण भी वहाँ पे चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होती है और वहीं पे वो रह जाते हैं, तो उसको अपक्षयन की संज्ञा देते हैं। जबकि अपर्दन है, अपर्दन में वो टूट फूट के साथ साथ परिवहन भी इसमें सम्मिलित होता है। परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करता है। ये जमा नदी के द्वारा भी हो सकता है, पवन के द्वारा भी हो सकता है, या हिमानी या सागरी तरंगों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहिर्जात बलों के कारण से अपर्दन का कार्य किया जाता है। ये अपर्दन और अपक्षयन दोनों को मिला करके अनाच्छादन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अनाच्छादन या डेन्यूडेशन, इसको इंग्लिश में डेन्यूडेशन की संज्ञा देते हैं। अनाच्छादन में दोनों अपक्षयन व अपर्दन दोनों, ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन की संज्ञा देते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जो ये बहिर्जात बल है, अब इसके द्वारा नदी, पवन और सागरी तरंगे, इसको अलग चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। नदी के द्वारा किए हुए कार्यों से संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में, या पवन द्वारा किए हुए कार्य तथा उसके द्वारा बने हुए स्थलाकृतियों के बारे में एक अलग चैप्टर के रूप में ही डिस्कस करेंगे उसके बाद में। अभी इसके लिए इतना ही तक अभी रहने देते हैं। ठीक है, दूसरा है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर के शक्तियों के द्वारा होता है या अंदर के बलों के द्वारा होता है, वो अंतर्जात बल की संज्ञा देते हैं, जिसमें वहीं ज्वालामुखी होता है या भूकंप होता है या जो प्लेटों का संचलन होता है उसके द्वारा इसको अंतर्जात बल की इसको संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अंतर्जात बल को हम लोग पटल, विरूपणी और आकस्मिक दो भागों में बांटते हैं। इसको समय के आधार पर या इसको जो इसका गति है इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो जो पटल विरूपणी होता है वो काफ़ी दीर्घकालीन होता है। ठीक है,
ये दीर्घकालीन होता है। इसका जो प्रभाव होता है कम से कम हजारों सालों वर्ष में, सैकड़ों हजारों वर्ष में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, पटल विरूपणी बल का। ठीक है। और जो आकस्मिक बल है या आकस्मिक संचलन इसको वो भी बोलते हैं, इसका प्रभाव तुरंत मिनटों सेकेंडों या 1-2 दिन या 2-4 दिन के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलने लगता है। ठीक है। तो अंतर्जात जो आकस्मिक है, आकस्मिक में जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ या भूस्खलन हुआ, तो भूकंप का प्रभाव तुरंत महसूस होता है या उसका प्रभाव ही तुरंत ही देखने लगता है। ज्वालामुखी का भी ऐसे ही होता है कि तुरंत उसका प्रभाव देखने लगता है कि काफ़ी 1-2 मिनट से लेकर के वो 2-3 दिन तक का भी प्रभाव इसका चलता रहता है या कई दिनों तक ही ज्वालामुखी का प्रभाव होते रहता है, चलते रहता है। तो इसको बहुत आकस्मिक, इसीलिए आकस्मिक इसको बोला जाता है कि प्रभाव बहुत जल्दी होता है इसका। जो भूस्खलन है वो भी इसका भी प्रभाव जल्दी होता है। भूस्खलन मतलब वो होता है कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जितने भी मलबा होता है ऊपरी भाग का, तो इसमें भूकंप के द्वारा या किसी भी कारण से ये ज़्यादा वर्षा हो जाने के कारण ये काफ़ी भारी हो जाता है, भारी होकर नीचे आने लगता है, तो इसको भूस्खलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो भूस्खलन दोनों कारण से भी हो सकता है, भूकंप की वजह से या यहाँ के भूकंप आया हिलने लगे इस वजह से भूस्खलन हो सकता है, या बारिश ज़्यादा हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसके वजह से ये जो भारी वाला भाग है गुरुत्वाकर्षण कारण नीचे खींचा जाता है, वो नीचे सरकने लगता है। तो बड़े पैमाने पर जो मलबा है उसका नीचे की तरफ आना ही भूस्खलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो ये आकस्मिक बल के उसको द्वारा इसको किया जाता है। आकस्मिक बल के अंतर्गत ही ये तीनों आते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। अब देखते हैं पटल विरूपणी। इसका प्रभाव जैसे कि अभी बताएं कि काफ़ी ज़्यादा दिन तक, मतलब सैकड़ों हजारों वर्ष में होता है। इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। ठीक है। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी। जो महादेश जनक बल होता है इसको काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये होता है और इसका संचालन काफ़ी धीरे धीरे होता है। ये 2 तरह से इसका संचालन हो सकता है। जब संचालन होता है तो लंबवत होता है और क्षैतिज भी होता है। ठीक है। ये ऊपर क्षैतिज नहीं होता, लंबवत, ये तो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है। जो महादेश जनक बल है वो या तो अपवर्ड उसका मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है। तो ये जब स्थल खंड में ये भाग होता है, जो ऊपरी या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसी भी स्थल खंड का, ये ऊपर भाग जाता है स्थल खंडों पर, तो उसको ऊपरी मुख संचलन बोलते हैं। और जो नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको डाउनवर्ड या अधोमुखी संचलन बोलते हैं। लेकिन जब यही भाग जो नीचे चला जाता है और इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा कि सागर तल से, ठीक है, सागर तल से जब नीचे चला जाएगा तो उसको निमज्जन की संज्ञा देंगे। देखिए ये अधोमुखी भाग है, जो सागर तल से नीचे चला जाएगा तो उसको निमज्जन की संज्ञा देते हैं, निमज्जन इसको बोलते हैं। ठीक है, निमज्जन की संज्ञा देते हैं इसको। और यही भाग जब सागर तल से ऊपर आ जाता है, जैसे कोई भी स्थलखंड सी लेवल है, सी लेवल से नीचे था और ये संचलन के कारण, भू संचलन कह रहे हैं या महादेश जनक बल के कारण ये इतना ऊपर आ गया कि यहाँ तक आ गया, सी लेवल से ऊपर आ गया, तो इसको निर्गमन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो स्थलीय जो जलीय भाग होता है स्थल के रूप में ऊपर आ जाता है स्थल से ऊपर, तो उसको निर्गमन की संज्ञा देते हैं। और वही भाग नीचे जब चला जाता है तो उसको निमज्जन की संज्ञा देते हैं। तो ये जो दोनों निमज्जन और निर्गमन सागरीय भाग से संबंधित है, जबकि ऊपरी और अधोमुखी भाग स्थल खंडों से संबंधित है। ठीक है। अब सेकेंड है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी या ओरोजेनेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। ओरोजेनेसिस फोर्स, ओरोजेनेसिस अर्थात पर्वतों के इसमें निर्माण होता है। ये काफ़ी विस्तृत, ये भी होता है काफ़ी विस्तृत भाग में होता है। इसके द्वारा 2 तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ 2 तरह से ये क्रिया करते हैं, एक तो तनाव के द्वारा, एक संपीड़न के द्वारा। जो तनाव के द्वारा होता है ये ऊपरी संचलन के द्वारा होता है। ये इसमें जो संचलन होता है ऊपरी या अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। ठीक है। इसके द्वारा इसका विकास होता है। ये बीच में जब तनाव होता है, टेंशन होता है,
टेंशन होगा तो यदि टेंशन कम रहेगा, तनाव कम रहेगा धीरे, तो इसमें केवल दरार पड़ता है। ठीक है, इसमें दरार केवल पड़ता है। और इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा और ज़्यादा टेंशन हुआ या तनाव हुआ तो इसमें क्रैक भी आ जाते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाते हैं। और यही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो फंक्शन हो जाता है या टूट फूट की क्रिया हो जाती है। ये दोनों भाग अलग होकर काफ़ी गैप दिखने लगता है, तो इसको भ्रंशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित, भ्रंशन से संबंधित बहुत कई प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसका भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तनाव के कारण हुआ। दूसरा है संपीड़न। ये संपीड़न ये क्षैतिज संचलन के कारण होता है। कोई भी स्थलखंडों में जब क्षैतिज संचलन होता है, क्षैतिज मतलब इस तरफ या इस तरफ, तो ये बीच में बलन पड़ने लगते हैं। बीच वाला जो भाग होता है या किसी तरह से ये भी भाग पूरा मुड़ने लगता है। ये मुड़ कर एक ऐसा समय आता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मुड़ाव हो जाता है। तो ये संपीड़न की संज्ञा देते हैं जब दोनों तरफ से क्षैतिज संचलन के द्वारा होता है। तो इसमें एक बलन क्रिया होता है और एक संबलन होता है। तो जो संबलन होता है काफ़ी विस्तृत भाग में होता है। ठीक है, बलन और संबलन दोनों एक ही प्रकार की जो होता है, लेकिन अंतर केवल उसको क्षेत्र से संबंधित है। जो संबलन है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होता है, जो बलन होता है कम क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार का आकृति का निर्माण हो जाता है संबलन या बलन के द्वारा। ठीक है, ये जैसे बलन पड़ गया तो ये ऊपर वाला भाग को अपनत बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला भाग है अभिनत बोलते हैं। ठीक है, ये बलन के द्वारा अपनत या अभिनत का निर्माण होता है। ठीक है, और बलन का ही विस्तृत भाग संबलन है। ये काफ़ी जब विस्तृत क्षेत्र में होता है तो संबलन की संज्ञा देते हैं। संबलन जैसे होता है, देखते हैं, संबलन काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होता है। ठीक है, इस टाइप का जो आकृतियाँ बनती हैं, इसमें कई संबलन में कई बीच बीच में छोटे छोटे बलन भी होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बलन है, ये भी सब बलन है, और ये पूरे भाग को संबलन जिसे बोला जाता है, जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होता है। तो इससे ज़्यादा ये संबलन के द्वारा दो प्रकार की उसमें आकृतियों का निर्माण होता है। एक उत्संबलन होता है, जो ये वाला भाग होता है उत्संबलन हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला भाग होता है अवसंबलन, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये उत्संबलन और अवसंबलन इसके द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा भू संचलन। इसके बारे में और डिटेल दो सेक्शन इसमें बच रहा है, जो बलन और भ्रंशन। बलन और भ्रंशन, ये दो टॉपिक को काफ़ी डिटेल में भी अगले क्लास में देखेंगे। ये काफ़ी इसको फिगर के साथ दिखाना पड़ेगा, फिगर के साथ काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे हम लोग। इसके द्वारा किस प्रकार से भ्रंशन की क्रिया होती है और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और बलन के द्वारा भी इसको कैसे संचलन होता है और उसमें किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये वाला चैप्टर अलग चैप्टर में देखेंगे ही, नदी के अपवन द्वारा और सागरी तरंगों द्वारा, ये सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक, और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कल वाले क्लास में। इससे संबंधित भ्रंशन और बलन से संबंधित डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।